थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रैंड इंट्रोडक्शन। लेकिन बहुत आपने एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी। थैंक देखिए, यू सर। ये स्टूडेंट्स को इसमें जो इंटरेक्ट करूंगा उसमें मेरा खुद का भी एक इंटरेस्ट है। मेरी उम्र 72 इयर्स है और मैं आज भी अपने को स्टूडेंट मानता हूं, और शायद इसीलिए हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि एक जगह कहीं पे भी हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे हम उनसे भी कुछ सीखते हैं। 2 चीजें सीखते हैं और 10 चीजें बताते हैं। सो दैट वे आई कीप myself updating by interacting with the students. And as long one considers himself as a student, he keeps on growing. So even at the age of 72, I feel like growing, and I feel that I have to learn more and सर का नेट तो ये इसमें भी छात्र हैं। हमें पूरा क्राउड आज यंग लोगों का है, और यंग लोगों के साथ जब बुजुर्ग लोग बैठते हैं तो वो अपने को भी यंग महसूस करते हैं। तो ये हमारा प्रिविलेज है कि आई एम हैंडलिंग अ यंग बंच ऑफ यंग स्टूडेंट्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, जो कि अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपके स्टूडेंट्स दे आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। और मैं ये बहुत अच्छा सेशन बिल्कुल बढ़िया होने जा रहा है। तो अब देखिए मैं अपने बोलिए। जी थैंक यू सर। तो मैं बोल रहा था सर, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी हमारे विद्यार्थी जो है जिस तरह से उत्सुक हैं आपके पूरे एक जर्नी के बारे में जानने के लिए, तो हम लोग पॉइंट वाइज सर आगे बढ़ते हैं सर। और सबसे पहले सर हमारे विद्यार्थी और हमारी टीम यही जानने की कोशिश करेगी कि प्लीज ब्रिंग लाइट टू योर जर्नी ऑफ लाइफ। तो एक आप अपनी पिछली एक लाइफ के बारे में जो आपकी जर्नी रही है इस प्रोफेशनल, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा कुछ आप हमारे विद्यार्थियों को बताएं प्लीज सर। बिल्कुल। देखिए सदन, मैं सबसे पहले अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये बच्चे, ये छात्र अभी इस लाइफ से जस्ट निकले हैं या अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरा एक बिल्कुल नॉर्मल साधारण सा बैकग्राउंड रहा है स्कूलिंग एज तक। जैसे एक साधारण बच्चे होते हैं, ना तो अद्वितीय और ना बहुत कमजोर, लेकिन अटेंटिव रहता था क्लास में। तो स्कूल तो नॉर्मल थे। उसके बाद मैंने बीएससी फिजिक्स मैथ्स जियोलॉजी में ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था। और हमारे जैसे अपने ग्रुप में या परिवार में होता है, तो आई वॉज रेटेड एज ए गुड स्टूडेंट। लेकिन हर एक के जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव आते हैं। एक समय ऐसा भी आया कि थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस हुए, और इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड स्टूडेंट हमको लगने लगा कि हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसी ये फीलिंग आई तो ये भी हो गया कि अब हमको इम्प्रूव करना है। अगर किसी बच्चे में ये फीलिंग है, नहीं मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, और बजाय इसके कि वो जानते हुए भी कि गड़बड़ कुछ है और इम्प्रूव एडमिट नहीं करेगा, तो इम्प्रूव नहीं करेगा। और उसी समय, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ बहुत पहले, व्हेन मोस्ट ऑफ यू वर नॉट इवन बोर्न। 1970 में मैंने पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स एनिमल बीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन लिया। उस समय वो यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, और सौभाग्य से हमारे क्या थे कि हमारे स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से थे, हमारे टीचर्स पूरे इंडिया से थे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि मैं 50 साल के बाद जब वहां से निकला, पिछले साल में 2 साल पहले मैं ऑल इंडिया टूर अपने मैं और वाइफ लेकर के निकले, तो किसी भी प्रांत में गया, केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, हर जगह हमारे या तो बैचमेट वो भी बुजुर्ग हो गए या हमारे स्टूडेंट्स। तो लोग कहते थे आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कहीं लैंग्वेज की कहीं उसकी या कोई जरूरत नहीं पड़ी? तो मैंने कहा, या आपको डर नहीं लगता था? मैं और वाइफ एक नैनो कार में ट्रैवल कर रहे थे,
तो मैंने कहा हर 150-200 किलोमीटर पे हमारे साथ का स्टूडेंट या हमारा स्टूडेंट या हमारा टीचर पूरे हिंदुस्तान में बिखरा पड़ा है। और मैं आराम से गया। आप ये समझिए कि पंतनगर यूनिवर्सिटी की वजह से वहां के स्टूडेंट्स की जो अपनी एक नेटवर्क थी उसकी वजह से मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला, मुझको एक अच्छी कंपनी मिली। और पढ़ते ही उस समय बीएससी एग्रीकल्चर के करने के बाद तुरंत 1973 में पंतनगर यूनिवर्सिटी एक ऐसी थी जिसमें कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं था। उस जमाने में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से लोगों को दिक्कतें होती थी। कई बार अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिलती थी, कॉन्वोकेशनल डिग्री फाड़ते थे, लेकिन पंतनगर से हर एक को नौकरी मिलती थी। हम 2-4 लोग ही ऐसे थे जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़े, और एडमिशन वगैरह तो आसानी से मिल जाता था क्योंकि ग्रेजुएशन वहीं से किया था और उतना कंपटीशन भी उस समय नहीं था। तो किया, फिर मुझको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक स्कॉलरशिप मिल गया। देखिए, अब जब आप हॉस्टल में पढ़ते हैं तो आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो हमारे वहाँ एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती थी पंतनगर में कि अर्न व्हाइल यू लर्न। आप खेत में 1 घंटा अगर काम करेंगे तो 1 रुपया मिलता था उस समय। आप ये मत सोचिए 1 रुपया कम था, उस समय हमारा 120 रुपए में पूरा महीने का खर्चा निकल जाता था, खाना पीना रहना, हॉस्टल फीस, सब चीज। तो उतना ही यूनिवर्सिटी देती थी कि आप 120 से 150 रुपए कमा लीजिए और वही काम करिए। तो ज्यादातर बच्चे घर के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते थे। हम लोगों को गिल्टी होती थी कि मिडिल क्लास से आए हैं, घर पे पेरेंट्स को हॉस्टल का खर्चा सब देने में। तो वहां से हमको यूनिवर्सिटी की खासियत थी, सबको स्कॉलर। सर भी कंटिन्यू कर लिया रिसर्च की। तो हाँ, पीएचडी के दौरान हमने एक ट्रॉम्बे में वहां पे जाके अपना कंपाउंड था उसको एक्टिवेट कराया था, उसी पे रिसर्च की थी, रेडियो एक्टिव मटेरियल था। और एक नया पेस्टिसाइड हम लोगों ने सर के साइड से होती थोड़ा थी, सा बहुत समय तक वो काम करते थे। हेलो। जी सर, आपके साइड ना तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो अच्छा, हाँ, एक बार थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, बाकी आप कंटिन्यू करिए सर। कभी कभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, आप हाँ, कंटिन्यू करिए। स्टूडेंट लाइफ उसी यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व रहा। तो ये तो हमारा उसका था। अब हमने जब वहां पे गए तो 1998 में एक बार मुझको फिलीपींस में एक ट्रेनिंग के लिए ग्रेट। जियोग्राफिक इन्फो है, वो डॉस वाला सिस्टम रहता था, एक एक इंस्ट्रक्शंस को लिख करके और ढेरों फाइल के नाम लिखने होते थे। लेकिन उसके 1 साल के अंदर ही हमारा ये जब विंडोज आ गया तो जीआईएस पे काम करना आसान हो गया। और उसी समय हम लोगों ने एक बड़ा रोबस्ट कोर्स था ऑनलाइन एजुकेशन का। अभी कोविड में हिंदुस्तान में हम लोगों ने शुरू किया, तो राइट सर। मजबूरी में शुरू किया। और जब मजबूरी में शुरू किया तो आपको बहुत से लोग उसके ट्रेंड नहीं होते हैं और दिक्कतें भी होती हैं, नेटवर्क का भी दिक्कत होता है। तो 1998 और 2006 तक जो हमने वाला प्रोग्राम अपनी यूनिवर्सिटी में चलाया था, इंटरनेट उतना स्ट्रांग नहीं होता था तब जितना आज है, स्पीड बहुत कम होती थी, लेकिन फिर भी बड़ा स्ट्रक्चर्ड ढंग में था। और अब जिन लोगों ने उसकी ट्रेनिंग ली थी, ये किया था, वो इस समय वो कई जगह पे उस चीज को इस्तेमाल करके गाइड कर रहे हैं। तो ग्रेट सर। हमारा हाँ, तो इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर के साथ साथ टेक्निकल में जीआईएस पे, जीपीएस पे और एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक पे हमारी लेबोरेटरी में, जब हम स्टूडेंट थे 1972 में, तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने एक मशीन खरीदी थी हिंदुस्तान की, उसमें वो दूसरी मशीन थी एक्सरे डिफ्रैक्शन की। और मैं खुद जब स्टाफ में आ गया तो 2008 तक वो मशीन चलती रही, क्योंकि उसको हम लोगों ने महंगी मशीन थी,
उस पे ये क्रिस्टल वगैरह की स्टडी होती थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स भी काम करते थे, उसमें सॉइल्स के भी करते थे, उसमें जो आपके बायोलॉजिकल साइंस के होते हैं वो सब लोग काम करते थे। तो ले दे करके हमारा पंतनगर का स्टे बहुत अच्छा रहा, और उस दौरान हमारे काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे साथ मास्टर्स प्रोग्राम किया या पीएचडी किया, वो लोग भी इसमें काफी जगह इधर उधर सब वो हो रहे हैं। तो ये हमारे उसका रहा। उसके बाद जैसे आपको बताया ना कि मैंने वहीं पे नौकरी की। रिटायरमेंट के बाद चाल एक समझिए 41 साल तक मैं एक ही जगह पे रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जैसे कहते हैं खूंटा छूट गया। निकलते ही फिर हमको एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमको उन्होंने इनवाइट किया, और एक बहुत ही शानदार वैरायटी उन्होंने निकाली थी, जो कि पानी के अंदर, धान की वो वैरायटी जो कि पानी के अंदर सरवाइव कर सकती है। तो लैब में तो काम हो गया, उसको खेत तक ले आना एक मुश्किल काम था, और खास करके ऐसी जगह पे जहां पे जब ये ट्रायल खाली बरसात में हो सकते थे और जहां बाढ़ हो। तो मैंने 3 साल बिहार में इस वैरायटी को पॉपुलर करने के लिए खेत हमारे नाव पार पार करके हम लोग जाते थे। सैलरी वगैरह बहुत अच्छी थी, वो जो हम अपना रेगुलर यूनिवर्सिटी मिलती तो उससे अच्छी थी, लेकिन काम भी ऐसा था कि डेली फील्ड में, कभी नाव में और कभी खेत में। तो फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन करने का और उनके साथ काम करने के बाद सीखने का, हमने खुद भी सीखा उनके साथ। खेत में बहुत सी चीजें होती हैं जो कि लोकल एरिया पे करते थे, हम लोग यूनिवर्सिटी में नहीं देख सकते थे। तो इस तरह से हमको हाँ उसका इरी में नौकरी का। उसके बाद फिर मैंने कुछ और इको सॉल्यूशन में, इसमें ग्लोबल में काम किया। ग्लोबल में हमको फिर अफगानिस्तान 9 विजिट करने पड़े, वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, खास करके पोटैटो और अनियन के कल्टीवेशन के लिए। तो मैं 4 साल तक अफगानिस्तान में, पता है ना, जैसे 8-9 विजिट हमारी रही। इस समय हमारा नाइजीरिया में 2 जगह हम उनको गाइड कर रहे हैं कि जो जंगल का एरिया, मार्शी एरिया था, उसको कैसे एग्रीकल्चर में लाया जाए, और वो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। और अभी भी हम अब मैं फ्रीलांस कंसल्टेंसी करता हूँ, और महीने में करीब करीब 10-12 दिन फार्मर्स फील्ड पे ही रहता हूँ। तो ये हमारा रूटीन रहता है। और जैसा आपने कहा कि जब तक आप इस तरह से इन्वॉल्व रहेंगे, आप सीखते भी रहेंगे और सिखाते भी रहेंगे। हर जगह से कुछ ना कुछ हमको इनपुट मिला, कुछ हमारी जो हमारी जिज्ञासाएं थी वो भी पूर्ति हुई, और हमने जो पीछे चीजें सीखी उसको भी लोगों के साथ शेयर करके उनको भी एडुकेट किया। इस तरह से हमारा जीवन चल रहा है। तो ये तो हमारा एजुकेशनल टेक्निकल साइड हो गया। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत ही आपकी वंडरफुल जर्नी रही सर, क्योंकि जैसा मैंने सुना कि कई कई सारे देशों में आपका विजिट, वहां पे काम करने का तरीका, वहां से जो आपको एक्सपीरियंसेस जो मिले थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलना, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए, हम सभी के लिए ये एक गर्व की बात है कि आप एक भारतीय होकर के आपने विश्व स्तर पर जो भारत की पहचान कृषि प्रधान देश से हुई है, आपने उसको एक ऊंचाई तक ले जाने में अपना योगदान दिया। तो जरूर हमारे भी विद्यार्थी आपके इस अनुभव से, आपके इस एक्सपीरियंस से जरूर कुछ हासिल करेंगे, और जिनका भी ये टारगेट होगा, ये विजन होगा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में वो भी अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो जरूर आपके इस अनुभव से वो आगे बढ़ेंगे। तो सर, इस आपकी वंडरफुल जर्नी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए सर, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ए स्टूडेंट वन मस्ट डू टू गेट वैल्यू इन दिस फेज ऑफ लाइफ। तो अगर आप इस पे सर अपना कुछ बता पाए तो प्लीज। देखिए, ऐसा है कि जब स्टूडेंट होता है, जैसे बॉडी में एनर्जी बहुत होती है, उसका दिमाग भी बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत चारों तरफ से वो देखता है, सुनता है। उसकी इच्छा ही होती है कि ही शुड गो फॉर द बेस्ट। उसी समय उसको थोड़ा सा अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल लेंगे, हमारे साथ भी कुछ लोग थे,
उस समय भी अभी भी देखते हैं, मेरे खुद के बच्चे आप लोगों के बराबर हैं, उनको हम देखते थे कि का मैं आर्मी में जाऊंगा। अब माइंड बिल्कुल फिक्स कर लिया, विदाउट कंसिडरिंग कि आर्मी की लाइफ एक डिफरेंट टाइप की लाइफ होती है, कि आप उतना फिजिकली स्ट्रांग हैं और मेंटल आपका उतना स्ट्रांग है कि नहीं। तो भावना में रह करके हमको बिल्कुल एकदम से किसी चीज पे अपने को फिक्स नहीं कर देना चाहिए। होना चाहिए एक अपना किसी चीज पे फोकस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो आपकी लिमिटेशंस हैं और आपकी जो क्षमताएं हैं, है ना, वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। और उसके बाद अगर आप अपने को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे तो जरूरी नहीं कि जैसे हमने आईएएस बनने का सोचा, मेहनत भी करी, अगर आईएएस नहीं बने तो ये नहीं कि लाइफ एंड्स देयर। उसके साथ और सब्सिडियरी में भी हम कोशिश करें और प्राइवेट में भी कोशिश करें। अगर आप में मादा है तो आप जरूर कहीं ना कहीं उसमें पहुंचेंगे। तो अपने को कभी भी निराश नहीं करना है कि मैंने तो ये सोचा था, इतना मेहनत किया, ये नहीं हुआ। उसको आप ऐसे लीजिए, अगर वो नहीं हुआ है तो वो जॉब आपके लिए नहीं थी, आपके लिए कोई और अच्छी चीज वेट कर रही है। तो मैं ये मानता हूं, और जिन बच्चों ने इसको किया तो उनको परेशानी नहीं हुई। थोड़ा सा अपने को फ्लेक्सिबल रखें कि अगर ध्येय बना लिया है कि हमें एग्रीकल्चर में जाना है, ठीक है, एग्रीकल्चर में जाएंगे, आसान है। लेकिन एग्रीकल्चर में जाने के बाद फिर हमें प्लांट पैथोलॉजिस्ट ही बनना है और मिल गया एडमिशन दूसरे में, तो ही शुड बी रेडी टू एग्री विद दैट, शुड बी रेडी टू वर्क ऑन दैट। तो अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे अपने को, लेकिन कुछ भी हो, चाहे आप फ्लेक्सिबल हो या रिजिड हो, जैसे भी, परसिवरेंस इज द की। परसिवरेंस मीन्स आपको लगे रहना है। राइट। आप किसी भी चीज के पीछे लगे रहेंगे तो वो चीज देर सवेर आपके हाथ लगेगी जरूर, पूरी लगे या थोड़ा सा उसका पार्ट लगे। तो एक स्पिरिट होनी चाहिए, निराश होकर के छोड़ना नहीं चाहिए। परसिवरेंस मीन्स वन शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड वर्किंग हार्ड ऑन इट। खाली यही सोचने से नहीं चलेगा, और कुछ जरूर करते रहना चाहिए। हम कह रहे खाली बैठना या खाली इस तरह से अपना माइंड को छोड़ देना, वो बहुत डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है। आपको एक छोटी सी कहानी मैं 2 मिनट की शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल एक बिल्कुल बार सर। एक गधा, एक जैसे धोबी जी का गधा था, वो एक कुएं में गिर गया। हर एक को अपनी चीज अच्छी लगती है, उनको बड़ी चिंता ये कैसे करें, और वो बेचारे निकाल भी नहीं पा रहे थे। फिर उनको लगा कि अरे यार ये तो मर जाएगा, तो क्या करें, ऐसे मरने में, तड़प तड़प मरने से अच्छा है तो हम ऐसा करते हैं, कुछ तो करते हैं इसके उसके लिए। तो उसने सोचा कि ये मरेगा तो अंत में इसकी वो इसको दफनाना पड़ेगा। तो लगे मट्टी उसके ऊपर डालने की, अभी दफना दे उसको। तो हालांकि था बेवकूफी का काम, लेकिन ही स्टार्टेड डूइंग इट। बोले कि हम खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करें। अब गधा उधर परेशान कि एक तो नीचे गिर गया, ऊपर से मट्टी डाली जा रही है, वो भी परेशान। लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो करेंगे, हम ऐसे कैसे दब जाएंगे। तो जब उसके वो मट्टी दबी तो उसने अपना कंधा झाड़ा और वो मट्टी के ऊपर खड़ा हो गया। धोबी जी ने और मट्टी डाली गधे के ऊपर, गधा फिर दबा, फिर झाड़ के ऊपर खड़ा हो गया। मेहनत दोनों कर रहे थे। अंत में क्या, वो मट्टी डालते डालते कुएं के लेवल पे आ गई और गधे जी आराम से बाहर निकल गए। तो जो बजाय इसके कि निराश होकर के अपना गर्दन झुका देते और हम मर गए और दफना दे गए, तो कुछ करिए, हमेशा कुछ ना कुछ का परिणाम, करने का परिणाम जरूर निकलेगा। तो परसिवरेंस में आप लगे रहिए, है ना। तो दिस वाज जस्ट ए कॉमिकल नोट, डोंट टेक इट सीरियसली। यस तो सर, यस सर। तो बच्चों के साथ हमारा ये कहना है कि अपने कुछ गोल जरूर रखिए, और गोल के साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए। ये नहीं कि अगर गोल नहीं हमारा मिला तो हम बेकार हैं। हो सकता है समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर यू। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि जब होता है, जब असफलता मिलती है, परेशान तो होता है, दिमाग है वो परेशान होगा, अच्छे से अच्छे आदमी का, और ये तो अभी यंग माइंड है। तो ये हम नहीं कहते कि कोई परेशानी के साथ, लेकिन उसको इतना ना ले लें कि बिल्कुल परेशान हो जाए। कुछ समय बाद आपको दूसरी चीज मिलेगी, और जो आपने मेहनत यहाँ पे करी है जिसमें आपको सफलता नहीं मिली, ये मेहनत भी वहां पे ऐड होगी। यू बिकम टफर। एक आध बार जब असफल होता है तो आदमी टफ हो जाता है, उसको झटका सहने की, उसको जो एडवर्स कंडीशन है उसको
बेयर करने की कैपेसिटी बढ़ती है, एंड ही कम्स आउट टू बी अ टफर मैन. दोज हु फेल occasionally, and if they keep on working, they come out to be very tough people and very strong people. ये हमारा तो परसिवरेंस बच्चों को रखना चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए. बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू और इस वंडरफुल नॉलेज के लिए. और आई श्योर कि हमारे विद्यार्थी जो हैं जो आपने बताया है सर फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, एक गोल के बारे में डिसाइड होकर के चलना, ये जरूर इन नियमों का जो है पालन करेंगे और फिर वो आगे बढ़ेंगे. सर काफी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है क्योंकि विद्यार्थियों की तरफ से सर जो रिस्पॉन्सेस भी आ रहे हैं वो काफी इंटरेस्ट के साथ जो है आपका सेशन अटेंड कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच सर इसके लिए. चलिए सर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं. और सर अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट यू सी ए बिगेस्ट हर्डल इन करेंट जनरेशन एंड हाउ टू ओवरकम दैट. क्योंकि आज के जो युवा हैं, जो आज के जो हमारे विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं इस टॉपिक को लेकर के ज्यादा एग्रेसिवली पहले से हमारे टच में थे कि सर ये इस पे आप जरूर सर से बात करिएगा. तो प्लीज आप इस पे कुछ बताएं कि व्हाट इज सी ए बिगेस्ट हर्डल इन करेंट जनरेशन एंड हाउ टू ओवरकम दैट प्लीज. दिस इज अ वेरी जेन्युइन कंसर्न. और मैं जब आप लोगों के एज में था, मैं भी इस चीज के बारे में वरीड था. लेकिन देखिए पुराने समय में और नए समय में क्या अंतर है. पुराने समय में चीजें बहुत लिमिटेड थी. बीएस आपने हाई स्कूल किया तो आपको या तो इंजीनियरिंग में जाना है या डॉक्टरी में जाना है. तो लिमिटेड चॉइस थे, बहुत लिमिटेड स्कोप था. चीजें भी बहुत महंगी थी उस समय. तो मैं तो कहूंगा आजकल का स्टूडेंट थोड़ा सा भाग्यवान है. उसमें भाग्यवान इसलिए कहूंगा कि इतने तरह के जॉब्स आजकल आ गए हैं, इतने तरह के आ गए हैं. तो हमको खाली यही नहीं देखना है कि हमें इंजीनियरिंग में जाना है या डॉक्टरी में जाना है या एग्रीकल्चर में जाना है. एलाइड क्षेत्र में इतने सारे काम हैं कि आपको कहीं ना कहीं काम भी मिलेगा और पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी. तो मैं अभी इन बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने चूंकि पुराना समय नहीं देखा है, पढ़ लिख करके हम लोग बैठ जाते थे, नौकरियां नहीं मिलती थी क्योंकि लिमिटेड थी चीजें थी. और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो आप देखिए नई नई तरह की नौकरियां, नए नए तरह के जॉब, नए नए तरह के स्किल सामने आ रहे हैं. हमको अपने को ओपन रखना है. अब देखिए एक जमाने में होटल मैनेजमेंट को लोग ये समझते थे क्या कोई जाएगा होटल में हम बैरे बनेंगे. लेकिन आज देखिए होटल मैनेजमेंट करने के बाद लोग किस तरह के स्किल्स डेवलप करके और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस लेते हैं. ये एक सिंपल एग्जांपल है. एग्रीकल्चर कोई बहुत अच्छी फील्ड नहीं थी पुराने समय में. घर के जो थोड़े से उद्दंड टाइप होते ना, वही एग्रीकल्चर में जाते थे. लेकिन आजकल देखिए अब उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज आ गई कि उसमें लोग अट्रैक्टिव हो गया है, जॉब भी अट्रैक्टिव हो गई हैं. और पहले एग्रीकल्चर का मतलब होता था कि आपको फावड़ा कुदाल और खेत इतना ही होता था. लेकिन आज उसमें सप्लाई चेन में लेकर के और उससे रिलेटेड इतने काम हो गए हैं कि आप अनगिनत काम है. तो अपॉर्चुनिटी बहुत है. आप जो एक हर्डल था कि अपॉर्चुनिटी का, वो पहले कम था. हमारे हिसाब से आज ज्यादा है क्योंकि पहले हमारे वही बहुत कम थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग और ये. और नहीं तो फिर बाद में क्या होगा कि जो भाई मिल जाए. आज आपके सामने जैसी आप इंटरमीडिएट करते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स का खुल गया है, होटल मैनेजमेंट का खुल गया, एग्रीकल्चर में 20 तरह के चीजें खुल गई हैं, कोर्सेज आ गए हैं. तो अपने जिसमें आपका थोड़ी सी रुचि हो, थोड़ी रुचि अगर आप उसकी तरफ जाएंगे तो आपका मन लगता रहेगा. तो अपना रुचि और अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए अगर आपने सही उसका किया, और ये बात आप देख लेंगे कि शुरू में हो सकता है कि आपने अच्छी ट्रेनिंग करी, उम्मीद करते हैं कि अब तो हमको 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा. वहां पे हम इन बच्चों को यही राय देना चाहेंगे कि आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को, भले ही आपको वो सैलरी कम मिले या नए ऑर्गेनाइजेशन जहां सैलरी कम मिले, आप वहां पे जाइए. वो आपके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है. आपने मेहनत करी, कोई मान लीजिए आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में आता है एपीएलएल में, नया बच्चा है, अगर उसने मेहनत करी तो क्या मैनेजमेंट उसको रिटेन नहीं करना चाहेगा.
अगर उसने इतनी मेहनत करके आपके सामने रिजल्ट दे दिया तो एपीएल बहुत खुश होगा कि ही शुड कंटिन्यू। तो कहीं पे भी आप देखेंगे जो बच्चे मेहनत करेंगे, और इनके लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लो सैलरी पे भी जाए, इतना काम करिए कि मैनेजमेंट आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, और उसके बाद देखिए कोई आपको हटाएगा नहीं। अगर आप हटने के लिए बहुत आतुर होंगे तो आपको मनाया जाएगा कि नहीं भाई रुको, तुम्हारा अभी हम थोड़ा सैलरी बढ़ाते हैं, थोड़े पर्क्स बढ़ाते हैं। तो गुरु मंत्र यही है कि भाई कहीं पे भी घुसो, एक बार कंपनी में घुसो और घुस जाओ चाहे लो सैलरी पे, वहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा। इतना मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, आपको एक का काम दिया जाए, दो का काम लीजिए। कंपनी के जो बॉस हैं वो आपके मातहत, मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये भी है कि जब तक इतना हमको पैकेज नहीं मिलेगा हम नहीं काम करेंगे। तो वो एटीट्यूड भी थोड़ा सा लोगों को बाध्य कर देता है कि बहुत समय तक वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो आपने कोई स्किल डेवलप करी, उससे संबंधित जहां कहीं मौका मिले आप जा करके, और वहां पे आप ये समझिए कि आपको 2-1 साल खूब मेहनत करनी है, और अपने जो ऊपर वाले हैं उनको आप इतना काम से अपने वो आश्रित बना दीजिए कि दे शुड स्टॉप थिंकिंग विदाउट यू। फिर आपसे आप चीजें आपके लाइन में आती जाएंगी। अच्छा, तो हाँ, तो थैंक यू आजकल सर। देखिए बहुत जी सारी सर। स्किल्स अवेलेबल। जी हाँ जी, प्लीज प्लीज सर। हाँ, तो हमारा कहना था आजकल स्किल्स बहुत तरह तरह के आ रही हैं। जरूरी नहीं कि हम पूरा फुल फ्लेज डिग्री कोर्स ही करें। तो जिनके पास टाइम नहीं है या कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जो कि 4 साल डिग्री प्रोग्राम नहीं भी कर सकते हैं, दे शुड लर्न सम स्किल, एंड स्किल नेवर गोज वेस्ट। वो शुरू में आपको लगता है कि हम आई एम बीन पेड वेरी लो, और आई हैव बीन पुट इनटू वेरी लो रंग, बट लेटर ऑन योर वर्क विल टेक यू टू द हायर एंड हायर। So one should try to learn skill as much as possible, sharpen your skill, and work hard in the initial stages, definitely I'll say. और उसके बाद जब आप मैनेजमेंट में या डिसीजन मेकिंग में आते हैं तो लोड थोड़ा कम होगा, तब मेंटल लोड आपका बढ़ जाएगा। अगर शुरू में आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, इफ यू फील दैट यू हैव बीन ओवरबर्डन, तो जब आप ऊपर वाली पोजीशन में जाएंगे तो हो सकता है ट्रैवल कम करना पड़े, बट देन मेंटल लोड विल। सर आपका म्यूट हो गया है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने साइड से। इंक्रीज। हाँ। जी सर। जी सर। एंड व्हाट इज नेक्स्ट? ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और काफी अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करते हुए। और चलिए अब हम लोग सर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। घूमने चलें। और एक जी सबसे जी। सर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी हम लोग बात करना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर एंड इट्स वैल्यू इन आवर इकोनॉमी एंड कल्चर। क्योंकि सर इस टॉपिक को लेकर के कहीं ना कहीं हमारे भारत के युवा पूरी तरह से डिसाइडेड नहीं है कि क्या इस एग्रीकल्चर को लेकर के इस हमारा इकोनॉमी में क्या जो है रोल है, एंड इसके कल्चर को लेकर के। क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत जो है गांव में बसता है। तो जो गांव के भी युवा हैं, जब तक वो गांव में रहते हैं तब तक तो इन चीजों से वो लगाव रखते हैं, लेकिन जैसे ही जब वो अपने रोजी रोटी की तलाश में जब शहर की तरफ मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सपने और दुनिया में इन सारी चीजों को छोड़ते चले जाते हैं। और एग्रीकल्चर से जो आज की जनरेशन जो दूर जा रही है, कहीं ना कहीं आपका इस पे एक मार्गदर्शन जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज सर आप इस पे कुछ बताएं कि एग्रीकल्चर एंड इट्स वैल्यू इन आवर इकोनॉमी एंड कल्चर, प्लीज। हाँ, देखो इसको मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बताऊंगा। जी भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। जी एग्रीकल्चर के वर्ड को अगर आप देखें तो कल्चर, इसमें एक कल्चर है। बाकी सब टेक्नोलॉजी है या कुछ भी चीजें हैं, वो आदमी टेक्निकल ढंग से सीखता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन है, तुरंत बदलाव होते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में कल्चर इन्वॉल्व है, तो एग्रीकल्चर में बदलाव बड़ा मुश्किल से होता है। चाहे वो एग्रीकल्चर एजुकेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। एग्रीकल्चर कहते ही खाली ये नहीं कि हमें खेत में प्रोडक्शन करना है, वहीं तक सीमित नहीं है।
वो सबसे एलिमेंट्री स्टेज है कि वी शुड हैव समथिंग, सम प्रोड्यूस व्हिच हैज टू बी मार्केटेड, व्हिच हैज टू बी सोल्ड, व्हिच हैज टू बी प्रोसेस्ड। उसके साथ इतनी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ी चीज अब हो गई है। खेत में पैदा करने वाला एक स्टेज है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा बिजनेस हो गया आजकल, उसकी स्टोरेज, उसका हैंडलिंग, है ना। और हिंदुस्तान को तो हम देखिए कैसे कहते हैं कि आप किसी भी देश से कंपेयर करेंगे तो सर एक बार नेटवर्क और चेक कर एक ऐसा लीजिएगा। है। जी। सर आवाज रुक हेलो, गई थी। हाँ जी, आप कंटिन्यू करिए सर, आवाज बीच में रुक गई थी, तो प्लीज आप कंटिन्यू अभी करिए। आ रही है। जी 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 सर, जी सर, प्लीज। हाँ, तो एग्रीकल्चर में खाली यही नहीं कि खेत पे हमें काम करके अनाज उगाना है, एग्रीकल्चर में अब हमारे साथ उसका स्टोरेज कैसे करना है, उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, उसमें सब तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। खाली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही नहीं है, उसमें आपके साथ जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो कि उसको कीट उन सब से बचाएंगे, बीमारियों से बचाएंगे, उसकी ब्रीडिंग में लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बड़े बॉटनिस्ट या दूसरे फील्ड के लोग हैं, नए नए सीड बनाना और प्रोसेसिंग करना, उसमें टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं, फूड साइंस के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद उसको मार्केटिंग करना, उसमें आपके जो बिजनेस ग्रेजुएट वाले होते हैं या इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपनी योगदान देते हैं। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा ही फील्ड है जिसमें हर फील्ड का आदमी इन्वॉल्व है, और सबसे राइट। ज्यादा आजकल इन्वॉल्व जो हो रहे हैं वो हैं आईटी वाले, जो जीआईएस या इस तरह से कर रहे हैं कि पूरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वॉल्यूम इकट्ठा कर लेना, कौन सी चीज कहाँ पैदा हो रही है, कहाँ किसकी जरूरत है, ये सब आजकल कंप्यूटर से और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से रियल टाइम मैनेजमेंट कर दे रहे हैं। कर्नाटक में क्या स्थिति है मौसम की, उस हिसाब से वहां पे कौन सी बीमारी आ सकती है क्रॉप में, उसकी दवा अगर गुजरात में बन रही है तो उसको फोरकास्ट पहले ही मिल जाएगा कि गुजरात कर्नाटक में ऐसा ऐसा मौसम है, तो वहां पे जो क्रॉप है उस पर ये डिजीज आ सकती है। इसका आकलन हमारे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से गुजरात की कंपनी को पता लगेगा और उससे रिलेटेड वो दवाई बनाना शुरू कर देंगे। तो आईटी का बहुत ज्यादा यूज, आईटी के साथ इसमें एक्सपर्ट्स का प्रोग्रामिंग और उसके साथ, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ढेरों लोगों की जरूरत है। तो एग्रीकल्चर तो इतना वास्ट है। सर नेटवर्क फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, एक बार प्लीज अगर चेक कर एग्रीकल्चर लीजिए। एक्टिविटी ऑप्शन से लेके कंज्यूमर मॉल, सब जगह इसकी मतलब उससे जुड़े लाखों लाखों लोग एक्टिव हो जाएंगे। एग्रीकल्चर अगर हमारा नहीं हो रहा है, अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं है, राइट। ये सब चीजें एक्टिविटी बंद हो जाएंगी। तो अगर राइट। किसान हमारा सर एक तो बार। बहुत अच्छा काम, गांव जी। में ही नहीं, अ, हमारी सर। कोई भी जमीन खाली नहीं है, यस सर। फार्मर पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। उसके बाद वाले सिस्टम जो कि नए नए जुड़ते जा रहे हैं, इसमें कुछ खामियां हैं। राइट। राइट सर। बिल्कुल सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और काफी सर अच्छा लग रहा है जिस तरह से आपने। से हिंदुस्तान, जी। 2008 में रिसेशन आया तो उसमें यूरोप में और इवन अमेरिका में वो सब लोग उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, पैसे और आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी लोगों की बिगड़ गई थी। जैसे यहाँ पे लोगों को उतना तकलीफ, यू वर टू यंग टू बियर दैट, लेकिन जिन्होंने भी उस देखा, बहुत पुराना नहीं, 2008 में आर्थिक मंदी कई बार आई, लेकिन 2008 वाली पूरी विश्व उसमें थी। उस समय हिंदुस्तान में लोग सोच रहे थे कि यहाँ जब अमेरिका जैसे कंट्री में या इंग्लैंड में बहुत से सब चीजों के दाम नीचे हो गए थे, हिंदुस्तान में कैसे चलेगा। लेकिन चूंकि हमारी एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी, प्रोडक्शन हो रहा था धीरे धीरे,
और एग्रीकल्चर का आप ये देखिए, अभी कोविड में सब इंडस्ट्री फर्क पड़ गई, लेकिन आपके प्रोडक्शन में फील्ड पे फार्मर्स काम करते रहे, प्रोडक्शन होता रहा, इसलिए खाने वगैरह की कमी नहीं पड़ी। तो इंडिया में तो एग्रीकल्चर का ही पूरा बोलबाला है, और शायद दुनिया में कोई ऐसा देश भी नहीं है जहां पे इतनी वैरायटी के सीजन हो, इतने वैरायटी के मट्टियां हो। तो हमें मट्टी, पानी और सब इतने अच्छी अवस्था में मिल रहा है, तो इसीलिए हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। ये भी बात है, अगर हमारे पास इतना भोजन नहीं होता तो शायद हमारी पॉपुलेशन अरब देशों जैसी बहुत कम सी होती, या जैसे साइबेरिया में वहां पे बहुत कम होती, जहां पे मौसम, मट्टी सब होती है, वहीं पे पॉपुलेशन भी होती है। राइट सर, बिल्कुल। और थैंक यू व्हाट सर, इज नेक्स्ट? थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे तरह से आपने इस चीज को डिस्क्राइब किया और काफी हेल्प मिली सर हमारे विद्यार्थियों को, हम सभी को। और सर चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट फेज में ये सर जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द सॉइल साइंस एंड व्हाट रोल इट प्लेज इन गुड क्रॉप प्रोड्यूस। तो क्योंकि आपका ये फील्ड भी है और ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ भी है, तो काफी इसमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो प्लीज सर। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सॉइल का मतलब है सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ, सोल ऑफ इनफाइनाइट। जिस देश में, हाँ, जिस देश में ये टॉप 6 इंचेस जो सॉइल है ये अच्छी है, वो देश डेवलप होते हैं। okay. ये मतलब बहुत पुरानी सेइंग है कि आप मट्टी जहां पे अच्छी होगी वहीं पे अच्छी खेती होगी और वही कंट्री डेवलप होंगे। रेगिस्तान डेवलप नहीं है, वो बात से डेवलपमेंट केवल वहीं संभव है जहां पे स्टडी करना, उन सर्वे करना। आप किसी चीज को यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे वो भी आ जाते हैं, डेफिशिएंसीज आती हैं। तो सॉइल का एग्रीकल्चर में समझिए कि अगर सॉइल नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं आप कि आजकल जैसे हाइड्रोपोनिक्स का या सॉइललेस कल्चर होते हैं, वो भी होता है। वो सब डिफिकल्ट सिचुएशन में कर सकते हैं, लेकिन वो सीमित होता है क्योंकि उसमें एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। तो लिमिटेड क्षेत्र में ये प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर या सॉइललेस एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन जब बात करोड़ों के खाने की होती है, करोड़ों की जनसंख्या होती है, तो आपको सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। और इसीलिए आप देखेंगे जिस कंट्री में सॉइल अच्छी है, एग्रीकल्चर अच्छा है, वहां पे पॉपुलेशन भी है और वो सिविलाइजेशन वहीं पे बनी है। जहां पे मट्टी अच्छी नहीं है वहां पे ना तो बड़े शहर बन रहे हैं अच्छे, और ना ही वहां पे सिविलाइजेशन पड़ी हैं। तो इस चीज को आप ऐतिहासिक तौर पे भी देख सकते हैं कि जहां पे नदी और पानी, दो चीजें हैं, नदी और या पानी का सोर्स, और दूसरा अच्छी मट्टी, तो वहीं पे क्रॉप प्रोडक्शन संभव हुआ है और वहीं पे इतिहास डेवलप हुआ है, सिविलाइजेशंस वहीं पे डेवलप हुई हैं। तो सॉइल्स का तो बहुत महत्व है, और सॉइल साइंस का यह है कि इतनी महत्वपूर्ण जो चीज है उसके बारे में जानकारी करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको इम्प्रूव करना। अगर कोई सॉइल खराब हो गई है या कोई बैड लैंड है, जैसे कहीं मार्शी एरिया है, उसमें हम खेती कैसे करें, तो उसमें सॉइल साइंटिस्ट की अपनी जो नॉलेज होती है कि कैसे उस एरिया को रिक्लेम किया जाए, कहाँ पे चूना डाला जाए, कहाँ पायराइट डाली जाए। इस तरह से बहुत सारे रेमेडीज हैं खराब सॉइल्स को। तो सॉइल साइंटिस्ट का यही रोल होता है कि मट्टी के बारे में, और ये भी समझिए कि सॉइल एक जीवित चीज है, उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स। हमारी जितनी भी दवाइयां बनती हैं ये सब सॉइल्स में से ही माइक्रोब्स को आइसोलेट करके, मल्टीप्लाई करके, उन्हीं को जो डिजाइन सॉइल फील्ड बहुत याद, और आईटी सभी तरह के लोग सॉइल साइंस में आते हैं, और सॉइल साइंटिस्ट भी इन सब चीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इट इज अ वाइडली ओपन फील्ड। थैंक यू, थैंक यू सर।
सर थोड़ा सा नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिएगा आपके साइड से, क्योंकि कभी कभी काम आवाजें रुक किया जा रही हैं। है सेमीकंडक्टरली उस। हेलो, जी जी आई एम जी सॉरी। प्लीज सर। हाँ, तो जिन लोगों ने दूसरे क्षेत्र में पढ़ाई की है वो सॉइल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सॉइल साइंस से बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसमें जो, हाँ जी, जी सर, हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ और बहुत अच्छा लगा सर, जैसे इस तरह से इस टॉपिक को आपने इतने अच्छे से इजी वे में डिस्क्राइब किया। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। चलिए अब हम लोग सर नेक्स्ट स्टेप में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे भारत के युवा पीढ़ी हैं, वो हाउ टू टेक एग्रीकल्चर फील्ड एज ए कैरियर। क्योंकि एग्रीकल्चर को लेकर के जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि युवाओं में एक हेलो कंफ्यूजन का माहौल है कि इसमें हमारा एक बेहतर कैरियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो आप सर अगर जी। इस पे एक मार्गदर्शन प्रकाश डाल पाएं कि किस तरह से हमारे भारत के युवा इस फील्ड के प्रति अपना इंटरेस्ट पैदा करें और इस फील्ड में भी अपना एक सुपर कैरियर बना सकते हैं, तो प्लीज सर। हाँ, देखिए, आपको हमने जैसे बताया, सॉइल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी कोई भी बैकग्राउंड हो, बीएससी साइंटिफिक बैकग्राउंड है तब भी आप तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसा हमने बताया कि क्रिस्टोग्राफी का अध्ययन होता है, क्रिस्टोग्राफी का अध्ययन करके आप दवाई की फील्ड में जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे छात्र जिन्होंने बीएससी ऑनर्स किया, फिर बाद में क्रिस्टोग्राफी अध्ययन किया, दवाई की फील्ड में है, और बहुत से आईटी की फील्ड में भी हैं। तो इसमें यू नेम दी सब्जेक्ट, उसमें देखेंगे सॉइल साइंटिस्ट के उसमें आता है। तो अगर आप सॉइल साइंस पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अनलिमिटेड हम कहेंगे, क्योंकि अब कहीं पे भी सॉइल साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है तो सॉइल साइंटिस्ट मिलते नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट सॉइल साइंस पढ़ने के बाद कोई फार्मास्यूटिकल्स में चले गए। सॉइल्स में ही आपके जितने ये कॉस्मेटिक वाले होते हैं, चाहे क्लेज होती हैं, आपके जो पाउडर्स होते हैं, वो सब यहाँ पे मिनरलोजी के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। तो ये लोग, इनके लिए फील्ड उधर की खुल जाती है। और माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में जो लोग मॉलिक्यूलर उसकी स्टडी करना चाहते हैं, उसका बेस भी सॉइल साइंस में रहता है। तो बहुत सारे सॉइल साइंटिस्ट जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में, और आपके जो जीनोमिक्स होता है उसकी तरफ भी जाते हैं। तो एक बार अगर इसमें ट्राई करेंगे तो दे विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन देयर कैरियर। अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत क्षेत्रों में मिलेंगी, खाली आपको सर्वे का या सॉइल टेस्टिंग नहीं। हालांकि सॉइल टेस्टिंग और सॉइल सर्वे की जब जगह निकलती तो लोग हमको मिलते नहीं है। गवर्नमेंट जब अब खोलती, पता लगा कि सॉइल साइंटिस्ट सब इधर उधर चले गए। तो अभी भी कोई लोग इंटरेस्टेड हैं अगर, तो वेरी कंफर्टेबली दे कैन ज्वाइन द सॉइल साइंस एक्सट्रीम। जॉब की कभी कोई इनको दिक्कत नहीं रहेगी। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जिस तरह से सर इतने कम समयों में आपने इतना सारा ज्ञान, इतना सारा मार्गदर्शन आपने एग्रीकल्चर फील्ड को लेकर के दिया है, कहीं ना कहीं हमारी पूरी एपीएल की टीम, हमारे पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थी इस चीज के लिए आपके ऋणी रहेंगे। और अब हम लोग सेशन को सर इंड की तरफ लेके जाना चाहेंगे, और हम आपसे यही चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जी, प्लीज आप जाते जाते अगर आप हमारे विद्यार्थियों को कुछ अपना एक मंत्र दे पाए कि वो अपने गोल को, कैरियर को लेकर के किस तरह से इस टफ सिचुएशन में, इस कंपटीशन वाले युग में अपने आप को प्रिपेयर कर पाए और अपने गोल के नजदीक पहुंच पाए। तो प्लीज सर कुछ आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक बात पहले भी कही थी, उसी चीज को फिर दोहराऊंगा। आप अपने को ओपन रखिए, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम ये नहीं कहेंगे कोई छद्म या फेक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो जो कि काम कर रही हो, यू ज्वाइन इट। आप वहां के हर पढ़ाई में आपने कुछ स्किल डेवलप की है, जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां की स्किल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होगी, आप उसको पिकअप करिए। आपकी बेसिक एजुकेशन आपको मदद करेगी उनके नई स्किल सीखने में। उसको स्किल करके खूब मेहनत से काम करिए, और इतना काम करिए कि लोग आपको इस चीज को नोटिस करें। फिर देखेगा कि आपका कैरियर एकदम से बहुत तेजी से ऊपर चढ़ेगा। हर आदमी सिंसियर लोगों को रखना चाहता है, हर कंपनी सिंसियर आदमी को रखना चाहती है। और दूसरी चीज ये है कि आपके सामने जो प्रॉब्लम कभी कभी आती है, हर एक के सामने आती है, हमारे सामने भी आई,
और आपके सामने अब हम तो अपने एंड पे आ गए, तो अब हमें थोड़ी सी कम प्रॉब्लम आती है, आपको बहुत आएंगी। लेकिन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ढंग होता है। कभी पूरी प्रॉब्लम का अंत तक बहुत मत वेट करिए कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अरे एक स्टेप आप प्रॉब्लम को तोड़ दीजिए। पहली स्टेप पे जो इमीडिएट दिख रहा है कि भाई इसको कैसे हैंडल करना है, और उसमें अगर फेल होते हैं तो फिर आप दूसरी चीज सोचिए। तो हम कहते हैं प्रॉब्लम की ग्राइंडिंग कर दीजिए, उसके छोटे 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 वो कर दीजिए। पहले जो इमीडिएट आपको काम करना है उस पर कंसंट्रेट करिए। आप बिल्कुल एंड का सोचेंगे कि अगर हम ये नहीं होगा तो ये होगा, वो नहीं होगा तो करते करते अंत में मैं फेल ही हो जाऊंगा, तो वो छोड़िए। आप अपने को प्रॉब्लम आई तो सबसे पहली जो चीज इमीडिएट अटेंशन की है उसको हैंडल करिए। हो जाता है, ज्यादातर हो जाता है, और बाकी चीजें दिमाग में चलती रहती है जो कि बड़ी निगेटिव होती है। होगा तब देखा जाएगा, लेकिन पहले इससे तो निपट। इंस्टेंस से हमारा एक्शन होना चाहिए। तो मुझको घूम मिलती थी। रिटायर मेरी पत्नी, हम लोगों ने छोटी सी गाड़ी थी। जरूरी नहीं कि पैशन के लिए आप बहुत चीजें रखें। थोड़े बजट में हम लोग हिंदुस्तान घूमने निकल पड़े। अब ये देख लेते हैं कि हमें केरल में ये दिक्कत आएगी, नहीं वापस चले आएंगे। जहां से हम लोग निकले और 40 दिन तक हम लोग घूमते रहे। कोई मिला तरह से पिछले किया नैनो कार लेकर के, तो सबने बड़ा डिस्करेज किया। और कुछ लोग जो कि वहीं पे आर्मी में थे, वो लोग उनसे कहता है, बोले आप इस रूट से मत जाइए, वहां ये है, उस रूट से ना जाइए, ऑक्सीजन की कमी। यस सर। कोई कसम नहीं कर देख के असंभव है तो मैं वापस आ जाऊंगा। और धीरे जुमला है, 18,500 फीट की हाइट, वर्ल्ड का हाईएस्ट है। हवाई नैनो भी चलेगी, हम भी चलेंगे, ना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा और न गाड़ी में टर्बो लगाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि चीज जो लोग नहीं जानते हैं वो आपको बहुत सजेशंस देंगे कि भाई ऐसा करो, नहीं तो ये हो जाएगा। तो हमारे कहने मतलब कि एक कदम आपको अपनी कदम उठाइए। अगर दिक्कत होती है तो रिट्रैक्ट करिए। टू रिट्रीट। आपकी समस्या ज्यादातर देखेंगे 99% तो आपकी समस्या आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, समस्या थिन होती जाएगी, हल्की होती जाएगी, और आप यू विल वेट थ्रू दैट। आराम से आप उससे पार भी हो जाएंगे। तो लाइफ में ऐसे ही अपना कैरियर पे भी ऐसे रखिए। कुछ समस्या आती है तो उस समय उसको थोड़ा सा शांतिपूर्वक निपटाइए। बहुत आगे की सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी आज हमारा, क्योंकि कई बार ज्यादा प्लानिंग भी नुकसान कर देती है। अगर टाइम हो तो मैं आपको एक वो बताता हूँ जी घटना, प्लीज अगर प्लीज आप प्लीज सर। अलाउ करें। बिल्कुल बिल्कुल सर प्लीज। हाँ, देखिए एक समय था जब मैं इस उम्र में था जिसमें इसे बच्चे लोग हैं, और पंतनगर में ही हमारे को एक कोर्स का वो डेफिशिएंट पड़ रहा था। वहां पे प्री रिक्विजिट थी, अगर आपने ये कोर्स नहीं किया तो अगला कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसी समस्या, चूंकि मैंने लेट एडमिशन लिया था तो ऐसी आ रही थी, तो मैंने सोचना शुरू किया अगर ये कोर्स मैं नहीं कर रहा हूँ तो अगले सेमेस्टर में मुझको ये कोर्स नहीं मिलेगा, तो वो कोर्स नहीं मिलेगा तो अगले उसके अगले सेमेस्टर में वो कोर्स नहीं मिलेगा। करते करते मैंने ये प्रोग्राम पूरा बना लिया, और बड़ा रिसर्च करके कि मेरी डिग्री 4 साल में कंप्लीट नहीं होगी। तो अपने एडवाइजर के पास गए। तो एडवाइजर जो हमारे थे बहुत सुलझे आदमी थे, उन्होंने पूरी कहानी सुनी। तो हमने कहा साहब मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये कोर्स छूट गया है, इसकी वजह से मेरी डिग्री 4 साल में बढ़ेगी। उन्होंने कहानी सुनाई। बोले एक आदमी, एक किसान था, बड़ा मेहनती था, और इत्तेफाक से
उसकी खेती उस साल अच्छी हो रही थी, तो उसने प्लानिंग करना शुरू किया कि इस बार फसल अच्छी है तो ऊपर वाले एक घर के ऊपर एक कमरा और बना लेंगे और एक कमरा बना लेंगे, फिर उसका बनवा जब कमरा बनाएंगे तो उसमें खिड़की दरवाजा भी अच्छी क्वालिटी का, सब उसने अपना बजट बनाता रहा कि अच्छी खेती होगी तो ये करेंगे। उसके बाद फिर उसने देखा, जब उसकी सब सोच लिया, बोले यार हमारा 500 रुपए कम पड़ रहा है, अगर 500 रुपए और होते तो हम अपना पूरा प्लान कर लेते। तो उसने कहा अच्छा 500 बचत कर लेंगे। बचत क्या करेंगे? बोले हम खाना कम खाएंगे। तो बोले पूरे सीजन खाना कम खाएंगे, बचत होगी। बोले यार उसमें तो 6 महीने लग जाएंगे, तो ऐसा हम करते हैं कि खाने में ना, उसका खाने से भी देखा कि 5 दिन का उसका खाने का पैसा वो भी कम पड़ गया। तो उसने क्या किया, सोचा कि अच्छा ऐसा करेंगे, हम 5 दिन खाना नहीं खाएंगे, भूसा खा लेंगे, भूसा बैल वाला, तो हमारी बजट पूरी हो जाएगी। तो वो उसी से सोचता रहा। फिर सोचा बाद में क्या खाएंगे, हम पहले ही भूसा खा लेते हैं। 5 दिन भूसा खाया, उसका वही होना था, मर गया वो। समझे? तो आगे का इतना आखिर वाले में होगी। आप आखिर वाली कटौती जो करना पहले ही कर ली और उसमें ही आप अगर उठ गए तो सब फेल हो जाएगा। तो बच्चों को मेरी यही एडवाइस है कि आप प्रयास आप सीखते हैं, और ये जो भी इस तरह के एक्शन में कहीं ना कहीं ये आपको जो सफलता है ये आपको दृढ़ करेंगी, आपको और स्ट्रांग करेंगी। और ये हमारा बच्चों के लिए वो है। अब बताइए। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा सेशन ये रहा हमारे विद्यार्थियों के लिए। और एक बार पुनः पूरी एपीएलएल मैनेजमेंट टीम की तरफ से, हमारे सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह से इतने कम समयों में आपने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे इतनी सारी जानकारी आपने दिया है, कहीं ना कहीं हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो काम करने का तरीका है, जो हमारे विद्यार्थियों का जो गोल होगा, इन आपके मार्गदर्शन के थ्रू वो जरूर अपने गोल के नजदीक पहुंचेंगे। और सर आज समय बस इतना ही अलाउ कर रहा था, कभी नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे और फिर एक डिफरेंट टॉपिक्स पे आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन की जरूरत है हमारे विद्यार्थियों की। और आज के इस समय के लिए, आज के आपके इस अनुभव शेयरिंग के लिए पूरे एपीएल परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आए, आपने हमारे पूरे परिवार को शिक्षित किया, और प्रमोद सर भी हैं, हमारी पूरी यहाँ पे टीम भी है, तो हमें काफी अच्छा लगा सर। और फिर जल्दी ही आपसे हम नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि जो भी ये सक्सेस टॉक की सेशन हो रहे हैं वीक में 2 बार, आप जरूर इसको अटेंड करें, क्योंकि ऐसे ही एक हर सेशन में आप एक ग्रेट पर्सनालिटी से आप रूबरू होने का मौका मिलेगा, उनका अनुभव जानने का मौका मिलेगा। और हम लोग फिर जो है एक नेक्स्ट सेशन में एक नई पर्सनालिटी के साथ, एक ग्रेट सक्सेस के साथ हम लोग फिर मिलेंगे और फिर से एक नए ज्ञान की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तब तक आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, अपने